हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम आगे देखेंगे राज्य का विधानमंडल, इसके लिए सदस्यता कैसे मिलती है और किस तरीके से लोग इसके सदस्य होते हैं। तो योग्यताएं देखेंगे और अयोग्यताएं भी देखेंगे कि किस तरीके से संविधान में बताई गई हैं। राज्य का विधानमंडल जो है, विधानमंडल के अंदर मैंने आपको बताया था कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आता है। जिन राज्यों में केवल एक सदन है, जिसकी बात करें तो केवल विधानसभा है, तो वहां पर विधानसभा के लिए बात करी जाएगी। और कौन कौन से वो राज्य हैं, 7 राज्य हैं वो ऐसे जहां पर विधान परिषदें हैं। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप कमेंट बॉक्स में उन 7 राज्यों के नाम बताएंगे कि कौन कौन से वो राज्य हैं जिनमें विधान परिषदें काम कर रही हैं। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करेंगे राज्य के विधानमंडल की सदस्यता। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अगर देख रहे हैं और अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। देखते हैं योग्यताएं कौन कौन सी हैं। विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए संविधान में उल्लिखित किसी व्यक्ति की अर्हताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत का नागरिक वो किस तरीके से होगा, ये मैंने नागरिकता वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है, जिसमें वह संकल्प करता है। क्या संकल्प करता है? संविधान के द्वारा। अब देखिए क्या क्या शपथ लेता है। वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा तथा भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जनरली हम देख रहे हैं, इतना पॉलिटी पढ़ के आ गए हैं अब तक, कि जो भी शपथ लेते हैं वो चाहे मंत्री हो, राज्यपाल हो, कोई भी हो, वो संविधान के प्रति इस तरीके की शपथ लेते हैं। उसकी आयु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है आयु के बारे में। उसकी आयु विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। याद रखिएगा, सभा जहां पर आ जाएगी, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो विधानसभा हो, इन दोनों जगहों पर आएगी 25 वर्ष। और विधान परिषद और राज्यसभा के लिए जब बात आएगी तो ये आएगी 30 वर्ष, क्योंकि मैंने आपको बताया था विधानसभा और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। तो इनके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, आयु को रिलेट कर सकते हैं। और भी ऐसे काम हैं कि विधानसभा और लोकसभा क्या हो सकती हैं, ये बीच में ही खत्म हो जाती हैं कई बार, तो इनका कार्यकाल क्या होता है? बड़ा ही शॉर्ट होता है। लेकिन जो विधान परिषद है और राज्यसभा है, ये विघटित नहीं होती हैं। विधान परिषद के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये समाप्त हो सकती है और गठन भी इसका दोबारा हो सकता है, लेकिन ये विघटित नहीं होती है। अगला देखते हैं, उसमें संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए। अब कौन कौन सी? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत संसद ने निम्नलिखित अर्हताओं का भी निर्धारण किया है। ये जितना भी मैटर है वो लक्ष्मीकांत सर की बुक से लिया हुआ है। आप हमें पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, पीके एजुकेशन कोर के नाम से। देखिए, विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचक होने की योग्यता रखता हो और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी भी होना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए? अगर आप मोटी भाषा में समझें तो उसे क्या होना चाहिए? उसे उस राज्य का निवासी भी होना चाहिए। और विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति क्या हो सकता है? विधानसभा का निर्वाचक होने की भी योग्यता रखता हो। देखिए अगला, विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। ठीक है, उसका मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनने की बात कर रहा है तो। देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए यदि वह अनुसूचित जाति या जनजाति की सीट के लिए चुनाव लड़ता है। अगर कोई व्यक्ति है अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए या जाति के लिए वो सीट से चुनाव लड़ रहा है तो उसे उसी ग्रुप का होना चाहिए। लेकिन क्या है, अगर वो नहीं भी है
तो अगर वो है अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य, उस सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकता है जिसके लिए वो आरक्षित ना हो। अगर वो आरक्षित नहीं है तब भी वो वहां पर चुनाव लड़ सकता है। अब देखते अयोग्यताएं क्या है, निरर्हताएं क्या क्या हैं। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या विधानसभा के लिए चुने जाने और उसकी सदस्यता से कब निरर्ह होगा। देखते हैं कब होगा। यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी लाभ के पद पर होगा तो। देखिए, मंत्री और राज्य विधानमंडल से छूट प्राप्त है, इसमें कोई चीज नहीं मानी जाएगी अगर कोई और लाभ का पद होता है तो। यदि वह विकृत चित है तो, या सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है तो। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का माइंड ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा, या फिर वो किसी तरीके से दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो भी नहीं मान्य होगा। देखिए, अनुमोचित दिवालिया भी है तो भी नहीं माना जाएगा। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तो सारे पॉइंट खत्म है। उसने विदेश में कहीं नागरिकता स्वेच्छा से ले ली है, या फिर वह किसी विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को रख रहा है, अपनी अनुशक्ति को अभी स्वीकार किए हुए किसी विदेशी राज्य के प्रति उसने सारी चीज़ों को मान लिया, जैसे कहते हैं ना देशभक्ति और ये सारी चीज़ें, अगर उसके मन में ऐसी चीज़ें आ गई या फिर उसने कहीं और की नागरिकता ग्रहण कर ली तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति भी नहीं चुने जाएंगे। यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हता कर दिया गया, यदि संसद ने कोई ऐसा नियम बनाया है और उसके अंदर वो व्यक्ति आता है तो भी वो अयोग्य होगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत संसद ने कुछ अलग भी निरर्हताएं या नियोक्ताएं भी दी हैं जो कि संसद के समान ही हैं, उनको भी देख लेते हैं। वह चुनाव में किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण अथवा चुनावी अपराध का दोषी अगर नहीं पाया गया हो तो, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो जिसके लिए उसे 2 या 2 से अधिक वर्षों की कैद की सजा मिली हो, लेकिन किसी व्यक्ति का किसी निरोधात्मक कानून के अंतर्गत निरुद्ध करना अयोग्यता नहीं माना जाएगा। और है कि वह निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनाव खर्च का विवरण देने में या उसे प्रस्तुत करने में विफल ना रहा हो, उसका किसी सरकारी ठेके अथवा कार्य सेवाओं में कोई रुचि ना हो, वह किसी ऐसे निगम के लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो अथवा उसका निदेशक या प्रबंधकीय एजेंट नहीं हो जिसमें सरकार की कम से कम कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हो, 25% हिस्सेदारी सरकार की हो। अगर वो ऐसे में भी काम नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को। और फिर है वह भ्रष्टाचार अथवा सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया हो, उसे विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने अथवा घूसखोरी के अपराध में दोषी भी नहीं ठहराया गया हो, उसे अस्पृश्यता, दहेज तथा सती प्रथा आदि जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्तता अथवा इन्हें बढ़ावा देने के लिए दंडनीय नहीं ठहराया गया हो। इन सभी के बारे में जो भी अयोग्यताएं मानी जाएंगी, वह किसी सदस्य के प्रति यदि प्रश्न उठता है तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ऊपर से लेकर यहाँ तक, इनमें अगर कोई भी प्रश्न उठता है तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। लेकिन राज्यपाल क्या करेगा, इस निर्णय को काम करेगा किसकी सलाह पर, चुनाव आयोग की सलाह पर ही काम करेगा कि ये जो बताई गई कि व्यक्तियों के बारे में जो पॉइंट बताए गए हैं संसद के द्वारा, इनमें क्या है, अगर इनमें कोई भी सवाल उठता है, वो दोषी ठहराया गया नहीं ठहराया गया, जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे किसकी इच्छा पर निर्भर करेंगे, राज्यपाल की इच्छा पर, और किससे सलाह लेके, चुनाव आयोग की सलाह लेकर वो काम करेंगे। अब देखते हैं दल बदल के आधार पर क्या है। संविधान में यह प्रख्यापित है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची, काफी महत्वपूर्ण, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ह होगा, वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए निरर्ह होगा। अगर कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर दोषी पाया जाता है तो फिर वो क्या होगा, सदन के लिए योग्य नहीं होगा। 10वीं सूची के अंतर्गत क्या है, 10वीं अनुसूची के तहत यदि निरर्हता का मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष, राज्यपाल की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, अध्यक्ष यह फैसला करेगा। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की थी कि सभापति अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि के अंदर आता है। अगर किसी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा रहा है तो इसका निर्णय जो भी होगा वह फैसला किसके अंदर आ सकता है, ये समीक्षा की परिधि में आ सकता है, किसकी, न्यायिक समीक्षा की परिधि में ये आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है।
शपथ या प्रतिज्ञान का मतलब अगर देखें, विधानमंडल के प्रत्येक सदन में सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। या तो राज्यपाल के समक्ष लेगा या फिर राज्यपाल ने किसी व्यक्ति को गठित किया है तो फिर वो लेगा, उसके सामने लेगा। अब देखते हैं विधानमंडल में सदस्य का प्रतिज्ञा किस तरीके से वो करता है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, प्रदत्त कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेगा। और क्या करेगा? बिना शपथ लिए कोई भी व्यक्ति सदन में ना तो मत दे सकता है, ध्यान रखिएगा, और ना ही कार्यवाही में भाग ले सकता है। जब तक कोई व्यक्ति शपथ नहीं ले लेगा तब तक वो काम नहीं कर पाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। एक व्यक्ति यदि सदन में सदस्य की तरह बैठता है और मतदान करता है तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। अगर आप सदन में शपथ ली ही नहीं है तो आप किस तरीके से सदन में बैठे हैं? शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले या जब वह यह जानता हो कि वह मतलब योग्य नहीं है इस कार्य के लिए, इसकी सदस्यता के लिए वह निर्भर नहीं होगा। जब वह संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के तहत सदन में बैठने या मत देने से प्रतिबंधित हो। विधानमंडल के सदस्यों को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते मिलते रहते हैं। स्थानों का रिक्त होना भी देख लेते हैं, किस तरीके से स्थान रिक्त होते हैं। दोहरी सदस्यता, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था ना संसद के बारे में तब पूरी सारी चीजें बताई हुई हैं। दोहरी सदस्यता की अगर बात करें तो एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। जैसे कि एक व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबंधों के तहत एक सदन में उसकी सदस्यता की सीट जो होगी वो क्या होगी? अपने आप ही खाली हो जाएगी जब वो दूसरी की शपथ ले लेगा। निर्भरता में देखें, राज्य का विधानमंडल का कोई सदस्य यदि निर्भर पाया जाता है तो उसका पद खाली हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अयोग्य पाया गया तो उसका पद क्या होगा? जो संविधान में बातें बताई गई हैं उनके अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो वो खाली हो जाएगा। त्यागपत्र देकर भी खाली हो सकता है। कोई सदस्य अपना लिखित इस्तीफा विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष को दे सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका पद क्या हो जाएगा? स्वाभाविक है, खाली हो जाएगा। अनुपस्थिति के रूप में यदि कोई व्यक्ति लगातार बिना पूर्व अनुमति के, बात करी जा रही, बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक अगर वो बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसका पद खाली हो जाएगा या उसे रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अन्य मामले में क्या है? पद रिक्त हो सकता है यदि न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया जाए, बताया जाए कि इसका निर्वाचन ठीक से नहीं था, या फिर उसको निष्कासित कर दिया, सदन द्वारा उसे निकाल दिया जाए, या फिर वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए तो भी खाली हो जाएगा। यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित हो जाए तो भी वह खाली हो जाएगा। ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया कि विधानसभा और विधान परिषद के लिए सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या क्या अयोग्यताएं हैं तो वो विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य या फिर यूं कहें विधानमंडल के सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।